हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। कौन से प्रैक्टिस सेट में? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। ऑलरेडी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक हम करा चुके हैं। आज इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अगर कोई मिस्टेकवश कोई क्वेश्चन गलत आंसर बता दिया जाए या कोई फैक्ट हम गलत बता दे रहे हैं तो उसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा और उसका कमेंट में हम अगर गलत बताए रहेंगे तो कमेंट में भी जवाब दे देंगे। तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा। वैसे तो गलती नहीं होती है, लेकिन अगर बाई चांस अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बात करें आज का पहले प्रश्न की, तो आज का पहला प्रश्न हमारा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में जो है वो किसके द्वारा की गई थी। बात करें ब्रह्म समाज की, तो जो 1828 में स्थापना हुई थी, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद विद्यासागर, फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वही बात करें स्वामी विवेकानंद ने, तो राम कृष्ण परमहंस जो मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना दलितों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सावित्रीबाई फुले ने किया था। जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया गया था। अम्बेडकर जी ने और महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट जो हुआ था वो किया हुआ था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है वो क्या प्रधानमंत्री से संबंधित है, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से या फिर महान्यायवादी से। तो बात करें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से जो है आर्टिकल 52 जो है वो संबंधित है। और बात करें प्रधानमंत्री से, तो आर्टिकल 74, 75 जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया था। बात करें नारा जो वेदों की ओर लौटो है वह क्या राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सती प्रथा को अंत करने के लिए विशेष प्रयास किए थे। वही बात करें रामकृष्ण परमहंस की, तो ये स्वामी जो विवेकानंद है इनके क्या थे, इनके गुरु थे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जनवरी 2026 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जिसमें पदक तालिका पर क्या हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो पदक तालिका में शीर्ष पर बात करें तो कौन था, महाराष्ट्र राज्य जो था वो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह 1897 ईस्वी में कहाँ पर की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या कन्याकुमारी, बेलूर मठ, कोलकाता में, शिकागो या फिर वाराणसी में। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर मठ, कोलकाता में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित है। तो बात करें मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की, तो क्या मस्तिष्क में है, गले में है, पेट में है या फिर हृदय के पास है। तो थायराइड ग्रंथि जो है मानव के शरीर में गले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? गले में जो होती है वो मानव शरीर के जो है वो थायराइड ग्रंथि देखने को
मिलती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष क्या ए.ओ. ह्यूम थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे या फिर बदरुद्दीन तैयब थे? तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वही बात करें बदरुद्दीन तैयब, तो ये प्रथम मुस्लिम जो थे अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ए.ओ. ह्यूम जो था वो प्रथम अंग्रेज जो था अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो बात करें संविधान का हृदय और आत्मा अंबेडकर जी के द्वारा कौन से अनुच्छेद को कहा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 32 जो है जिसमें संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है, वर्णन है, उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। 14 में क्या है? समानता की बात कही है, 19 में स्वतंत्रता और 21 में जो है वो शिक्षा के अधिकार की बात आर्टिकल 21 में की गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 है की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? क्या कनाडा को, इटली को, जापान को या फिर जर्मनी को? तो बात करें हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किस देश को सौंपी गई है? तो कनाडा को सौंपी गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को अवैध घोषित करने में ब्रिटिश गवर्नर जनरल की सहायता जो है वो किसने की थी? क्या लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिंक ने, कैनिंग ने या फिर रिपन ने? तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने में जो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जिसने सहायता की थी? तो विलियम बेंटिंक ने सहायता की थी। इसके लिए जो प्रयास है राजा राम मोहन जी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जो जाइलम है ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? बात करें पौधों में जाइलम ऊतक के मुख्य कार्य की, तो भोजन का परिवहन है, जल और खनिजों का परिवहन है, ऑक्सीजन का विसर्जन है, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम क्या करता है? जल एवं खनिजों का परिवहन करने का कार्य करता है। भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम के द्वारा पत्तियों के माध्यम से होता है। वहीं बात करें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन का विसर्जन यानी ऑक्सीजन जो है पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और प्रकाश जो है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह क्रिया होती है जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो कौन सा है? सबसे छोटे उपग्रह की बात करें, क्या गैनीमेड है, डिमांस है, टाइटन है या फिर चंद्रमा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो डिमॉस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा है जो बृहस्पति का। टाइटन की बात करें तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की जो मुख्य संस्थापक थे वो निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना क्या आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ टैगोर, एम.जी. रानाडे या फिर उपरोक्त सभी थे? तो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो एक सेकेंड, तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 में होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 2016 में होम रूल लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने, तिलक और एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने, लाला लाजपत राय ने। तो होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना वर्ष 1916 में
जो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बात करें सरोजिनी नायडू तो ये प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। भारत की पहली जो महिला थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला थी एनी बेसेंट थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग जो है वो किस खनिज या पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग की बात करें क्या विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन या फिर आयोडीन? तो एनीमिया रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो आयरन यानी लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। वही बात करें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, ये किसके विरुद्ध था? तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें जो 1917 बिहार में हुआ था, यह क्या नमक कानून, नील की खेती के विरुद्ध, मिल मालिकों के विरुद्ध या फिर रोलेट एक्ट के विरुद्ध? तो बात करें 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह था बिहार में हुआ था, वह नील की खेती, तीन कटिया प्रथा के विरोध में किया गया था। वही बात करें नमक कानून के विरुद्ध क्या था? दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला जो संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संशोधन की बात करें पहले तो 1951 में, 1971 में, 1976 और 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा या 1978 में। तो बात करें प्रस्तावना में संशोधन की यहाँ पर हो रहे, तो प्रस्तावना में संशोधन सबसे पहले कब किया गया था? तो 1976 के 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 2026 में किस शहर में जो है विश्व बैंक के मुख्यालय का उद्घाटन प्रस्तावित है? क्या गुरुग्राम में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर गांधीनगर में? 2026 में कौन से शहर में जो है विश्व सौर बैंक के मुख्यालय का उद्घाटन प्रस्तावित है? तो गुरुग्राम में प्रस्तावित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे जो है कानूनी सलाह ले सकते हैं? तो बात करें राष्ट्रपति कानूनी सलाह जो है प्रधानमंत्री से, महान्यायवादी से, सर्वोच्च न्यायालय से या फिर विधि मंत्री से। जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकता है। कौन सा? कानूनी सलाह। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल जो है इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल की बात करें तो क्या हवा की गति, समुद्र की गहराई, भूकंप की तीव्रता या फिर विद्युत धारा? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है वो भूकंप की तीव्रता के लिए होता है, समुद्र की गहराई के लिए हाइड्रोमीटर, और जो आर्द्रता है वाष्प की आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, और हवा की गति के लिए जो है एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं, विद्युत धारा के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, और जो है बैरोमीटर का उपयोग जो है वायु दाब के लिए किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारा जो है इंकलाब जिंदाबाद सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था? क्या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हजरत मोहनी ने? तो जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारा है इंकलाब जिंदाबाद को सबसे पहले भगत सिंह के द्वारा इसको जो है वो लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा? तो भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। इसकी रचना हजरत मोहनी ने की थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मानव कान के लिए कितनी डेसिबल के ऊपर की ध्वनि या पीड़ादायक या असहनीय होती है? तो मानव कान के लिए जो असहनीय पीड़ादायक ध्वनि है क्या 40 डेसिबल से ऊपर, 60 डेसिबल से ऊपर या फिर 85 डेसिबल से ऊपर या फिर 120 से 130 डेसिबल के ऊपर? तो मानव जो कान है इसके लिए जो है 120 से 130 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि है वो पीड़ादायक या असहनीय होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है
कि भारत का घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है वह किस खेल से है? क्या हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है या फिर कबड्डी से है? तो भारत की घरेलू प्रतियोगिता जो रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है गुलामगिरी के लेखक निम्न में से कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक की बात करें तो क्या बी.आर. अम्बेडकर है, पेरियार रामास्वामी है, ज्योतिबा फुले है या नारायण गुरु है? तो प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। आप लोग हमें कमेंट में बी.आर. अम्बेडकर की बुक का नाम कमेंट कर बताएंगे। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।